एक फैमिली में अगर किसी एक को हो जाता है तो इट स्प्रेड्स टू अदर पीपल ऑल्सो। इसके इन्फेक्शियस रेट काफ़ी हाई है, इसीलिए काफ़ी जल्दी स्प्रेड करता है। शुरुआत गले के इन्फेक्शन से होती है, गले में खराश, दर्द होना, साथ में बुखार आ सकता है। तेज़ बुखार भी काफ़ी पेशेंट्स को देखने में मिल रहा है। किसी के खाँसने और छींकने की वजह से एक से दूसरे को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो जिसको इन्फेक्शन है, अगर वो प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है, घर में रेस्ट नहीं कर रहा है शुरुआती कुछ दिनों में, तो बहुत चांसेस होते हैं कि जब वो पब्लिक प्लेस पे हैं, वो ये इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं। प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, ऐसे लोग जिनको कोई क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे लिवर, किडनी, हार्ट डिजीज, इन सब चीज़ों से ग्रसित जो लोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसमें चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन और ज़्यादा सीरियस फॉर्म ले ले। जो पेशेंट फ्लू के साथ हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उनमें हार्ट इश्यूज भी मिलते हैं। अगर आपको भी इस वक्त सर्दी, खांसी, जुखाम और फिर बुखार जैसे हालात में अगर आप हैं और ये सब कुछ चल रहा है, तो फिर सावधान हो जाइए। राजधानी दिल्ली में एक वायरस है जिसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, H1N1 वायरस। लेकिन क्या ये स्वाइन फ्लू का कोई नया वेरिएंट है या फिर वही पुराना वेरिएंट है और इसके मामले अब बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं? और इसके उपाय क्या क्या हैं, कैसे बचाव करें, लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे हम पहचानें कि हम इससे ग्रसित हो चुके हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सपना यादव हैं, पल्मोनोलॉजी के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक हैं। उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज यानी कि सांस की नली में रुकावट वाली बीमारियां, स्लीप मेडिसिन और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों में स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। सपना मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, ये कोई नया वेरिएंट है या फिर स्वाइन फ्लू का वही पुराना रूप है? एक्चुअली नया वेरिएंट नहीं है, वो पुराना वेरिएंट ही सर्कुलेट हो रहा है, बट क्योंकि एक साथ काफ़ी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं और ऑलमोस्ट एक फैमिली में अगर किसी एक को हो जाता है तो इट स्प्रेड्स टू अदर पीपल ऑल्सो। सो इसके इन्फेक्शियस रेट काफ़ी हाई है, इसीलिए काफ़ी जल्दी स्प्रेड करता है। एक किसी भी इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे पेशेंट में आराम से चला जाता है एंड इट कैन कॉज डिजीज ऑल्सो। इसके कौन कौन से लक्षण हैं, कैसे पहचाने कि इस शख्स को ये ग्रसित हो चुका है या फिर हमारे अंदर कौन कौन से लक्षण आ गए हैं? जी, इसमें आम तौर पे शुरुआत गले के इन्फेक्शन से होती है, गले में खराश, दर्द होना, साथ में बुखार आ सकता है। तेज़ बुखार भी काफ़ी पेशेंट्स को देखने में मिल रहा है। इसके अलावा खाँसी, ज़ुकाम, सर में दर्द, बदन दर्द, ये सारी चीज़ें फ्लू के लक्षण में आती हैं और इनमें से या तो सारी हो सकती हैं या कोई एक सिम्पटम से शुरुआत हो सकती है और बाद में दूसरे सिम्पटम्स सामने आ सकते हैं। अच्छा, तो ये इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से क्यों फैल रहा है? दिल्ली में भी 1777 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अलग अलग राज्यों में भी इसके मामले हैं। क्यों इतनी तेजी से ये सर्कुलेट हो रहा है? एक्चुअली वायरल इन्फेक्शंस की टेंडेंसी होती है काफ़ी जल्दी स्प्रेड करने की, काफ़ी फास्ट स्प्रेड करते हैं। दूसरी बात ये है क्योंकि ये पर्सनल हाइजीन से जुड़े हुए हैं, किसी के खाँसने और छींकने की वजह से एक से दूसरे को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो जिसको इन्फेक्शन है, अगर वो प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है, घर में रेस्ट नहीं कर रहा है शुरुआती कुछ दिनों में, तो बहुत चांसेस होते हैं कि जब वो पब्लिक प्लेस पे हैं, वो ये इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं। इसी वजह से एक चेन बन जाती है। एक जगह से शुरुआत होती है एंड इट कीप स्प्रेडिंग टू अदर पीपल ऑल्सो। और अच्छा। इसका मुख्य कारण मेनली दिल्ली एनसीआर एक ये भी है कि आबादी ज़्यादा है, एक दूसरे से लोग काम और बाकी चीज़ों के सिलसिले में मिलना जुलना रहता है, तो इंटरेक्शन की वजह से ये काफ़ी जल्दी स्प्रेड होता है। और इस स्ट्रेन से या फिर कहें स्वाइन फ्लू के जो पुराने स्ट्रेन जो फैल रहे हैं अभी, इससे सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है? एक्चुअली इसकी अगर हम किसी भी वायरस की बात करते हैं तो ज़्यादातर केसेस तो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी कि अच्छा। छोटी घर में जो केयर होती है, गर्म पानी, लॉट ऑफ ओरल लिक्विड्स, रेस्ट, बुखार की दवा, ये ओवर द काउंटर मेडिसिन से ही रिलैक्स हो जाते हैं। पर जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो हाई रिस्क केसेस उनको इंक्लूड किया जाता है, जैसे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, ऐसे लोग जिनको कोई क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे लिवर, किडनी, हार्ट डिजीज, इन सब चीज़ों से ग्रसित जो लोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसमें चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन और ज़्यादा सीरियस फॉर्म ले ले, इसीलिए उनको अपना खास ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अब जब लक्षण आपने बताए, सिम्टम्स जो आपने बताए हैं, इसके मुताबिक बचाव के लिए हमें पहले से कौन-कौन से उपाय करने चाहिए? और अगर हमारे अंदर लक्षण दिखाई देने लगे हैं, तो हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ पहले से बरतना शुरू कर देना चाहिए?
जी। देखिए, जैसे अब हम सब समझ रहे हैं कि काफ़ी स्प्रेड हो रहा है, तो हमें ये तो पता ही है कि अगर आस-पास कोई ऐसा पेशेंट है, तो वो आसानी से इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहनना, हैंड हुँ, हाइजीन प्रैक्टिस करना। हैंड हाइजीन का मतलब होता है या तो साबुन से बार-बार हाथ धोएँ, अगर उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से बार-बार हाथ साफ करना चाहिए। अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं, तो बार-बार अपने नाक और मुँह को छूना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये जो वायरस है या तो ये सांस के थ्रू एयर ड्रॉपलेट से फैलता है या फिर अच्छा। आपके हाथ से टच होकर के नाक और मुंह के रास्ते से अंदर जा सकता है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उन्हें फ्लू के लक्षण हैं और उन्हें फ्लू की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको शुरुआती कुछ दिनों में रेस्ट लेना चाहिए। अगर हो सके तो अपने आप को घर में रेस्ट दें, आइसोलेट करें, क्योंकि शुरुआती कुछ दिनों में टेंडेंसी ज़्यादा होती है इसको ट्रांसमिट करने की। और हुँ, अगर फिर भी ऐसा है कि उन्हें काम पे जाना ज़रूरी है या उनके लिए घर में रहना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न्स, सो उनको मास्क लगाना ज़रूरी है ताकि वो दूसरों को इसको ट्रांसमिट ना कर सकें। अच्छा। कई सारे डॉक्टर्स हैं और कई सारी खबरें हैं, जो ये सामने आ रही हैं कि H1N1 जो वायरस है, फेफड़ों के बाद हार्ट तक पहुँच सकता है। तो क्या वाक़ई ये दिल के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है? जी, एक्चुअली क्या है, कोई भी इन्फेक्शन है, वायरस, बैक्टीरियाज़, हुँ, हम अगर H1N1 स्पेसिफिकली ना बात करें, किसी भी इन्फेक्शन की बात करें, कोई भी इन्फेक्शन अगर सीरियस फॉर्म ले लेता है, तो जी। वो शरीर के हर हिस्से को अफ़ेक्ट कर सकता है। और अच्छा। क्योंकि लंग के साथ बहुत क्लोज़ली जुड़ा रहता है हार्ट का फंक्शन, तो अगर लंग प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, निमोनिया डेवलप हो जाता है, साँस में तकलीफ़ है, तो हुँ, उसका सीधा असर हार्ट फंक्शन पे भी पड़ता है। तो ऐसा कई बार देखने में आता है कि जो पेशेंट फ्लू के साथ हॉस्पिटलाइज़ हुए हैं, उनमें हार्ट इश्यूज़ भी मिलते हैं। कई बार हुँ। कुछ पेशेंट्स की हार्ट बीट में इरेगुलरिटीज़ दिखाई देती हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने के चांसेस होते हैं। अच्छा, तो इस समय आपके यहाँ भी जो मरीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या इसी स्वाइन फ्लू के आ रहे हैं? लोगों को और कौन-कौन सी समस्याएँ इस समय देखने को मिल रही हैं उनमें? जी, एक्चुअली मेजॉरिटी जो पेशेंट्स की पॉपुलेशन है वो तो फ्लू रिलेटेड ही है और अच्छा। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो सेम लक्षणों के साथ आ रहे हैं। हॉस्पिटलाइज़ होने वाले ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें और भी बीमारियाँ होती हैं साथ में, तो हुँ, उनमें क्योंकि बीमारी थोड़ा ज़्यादा सीरियस रूप अच्छा। लेती है तो हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। बट काफ़ी पेशेंट्स के रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं और उनको हम लोगों को उसी लाइन पे ट्रीट करना पड़ रहा है। बट अच्छी बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर गेटिंग बेटर और हुँ, ठीक होके घर जा रहे हैं। बट फिर भी अच्छा। प्रिकॉशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर इन्फेक्शन दिख रहा है और ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है या वर्सन हो रहा है, सिम्पटम्स और बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है, बीपी पे असर पड़ रहा है, तो ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं जहाँ पे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल जैसे कई सारे लोग होते हैं या फिर कहें कि वो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो कई बार लोग जो हैं सीधे मेडिकल स्टोर पे जाकर दवाएँ ले लेते हैं। शुरुआत के चरण में मान लीजिए 3 दिन तक उन्होंने दवाई ली किसी ने और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें? क्योंकि इसके बाद 3-4 दिन तक लगातार उनकी बीमारी तो बढ़ रही है। जी, एक्चुअली क्या है, देखिए जैसा मैंने बताया कि ज़्यादातर केसेस तो थोड़ा-सा ट्रीटमेंट लेने से ही रिकवर कर जाते हैं, बट कहीं अगर 3-4 दिन तक भी उनको बुखार में कोई सुधार नहीं है और सिम्पटम्स और लगातार बने हुए हैं, तो उनको डेफ़िनेटली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस सिम्पटम के साथ हमेशा इन्फ्लुएंज़ा ही निकले। कई बार एटिपिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं जहाँ फ्लू पॉज़िटिव नहीं आता है। तो फ्लू की दवाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है या फिर उन केसेस में हमें एंटीबायोटिक देने होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंजा वाले सिंपल पेशेंट्स में नहीं होती है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि ये आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और ट्रीटमेंट उसी हिसाब से गाइड होना होता है। तो इसीलिए मेडिकल हेल्प, टेस्ट और क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन इम्पोर्टेंट होता है। तो उन्हें ओके। डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना हुँ। चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने भी ये साफ किया कि भारत में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन जो है सामने नहीं आया है, जैसा कि आप बता रहे थे। और जी। इसलिए फिलहाल नए स्ट्रेन या फिर स्वाइन फ्लू से किसी असामान्य खतरे को लेकर उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या लगता है ये केसेस कब तक लगातार बढ़ते रहेंगे और कब मामले आना कम होंगे? देखिए, ऐसा होता है, अभी पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट, जैसा मैं अभी भी देख रही थी, इसमें ऑलमोस्ट 50% जो है पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम दीज़ सिम्पटम्स। अब हर कोई टेस्ट नहीं कराता है तो रिपोर्टिंग भी उसी हिसाब से होती है, बट एक जी। लेवल पे आकर के दिस ट्रांसमिशन स्टॉप्स। हुँ, रीज़न कि ज़्यादातर लोग इन्फेक्शन से गुज़र चुके हैं, रिकवर कर जाते हैं, शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, रिपीट इन्फेक्शन के लिए
इन्फेक्शन, फ्लू इन्फेक्शन अपने आप में अगले इन्फेक्शन के लिए कुछ एंटीबॉडीज की प्रोटेक्शन डेवलप कर देता है, जो अगले कुछ हफ्तों तक काम करती है। तो एक तरीके से साइकिल ब्रेक होता है जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन इससे गुजर चुकी होती है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग जो अपने लिए प्रिकॉशन लेंगे साइकिल ब्रेक करने के लिए, हम जो बीमार हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, जो बीमार हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट सही टाइम पे लें ताकि रिकवर कर सकें। तो इससे चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं कि ये आगे ट्रांसमिशन इसका स्टॉप हो सके। क्योंकि लोगों ने कोविड को तो देखा ही था, अब कोविड की तरह तो ये वायरस ऐसे इसी तरह से तो नहीं फैलेगा? वायरसेस सारे एक जैसे ही होते हैं, बस हुँ, कोविड की एग्रेसिवनेस फ्लू की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थी। हुँ, वो हम इसको एक टर्म से डिनोट अच्छा, करते हैं कि एक केस कितने केसेस को ट्रांसमिट कर सकता है। कोविड में ये बहुत ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 20 बिल्कुल। पेशेंट्स को एक पेशेंट ट्रांसमिट कर सकता था। हुँ, उस कंपैरिजन में इसकी एग्रेसिवनेस कम है, पर जैसा मैंने बताया कि हुँ, प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स जो बहुत सीरियस हो जाते हैं, वो ओवरऑल ही कम होते हैं। तो अच्छा, उनमें से कुछ ही पेशेंट्स होंगे जिनको हॉस्पिटल में लैंड अप करना पड़ेगा, या हुँ, जिनको और सीरियस इश्यूज होते हैं तो उनको आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। बाकी के सब लोग सिंपल ट्रीटमेंट से रिकवर कर जाते हैं। अच्छा। किस उम्र के लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है या फिर उनके लिए खतरा बहुत बड़ा है? जी। बुजुर्ग लोग, खास करके 50 साल से ऊपर वाले लोग जो हुँ, हैं उनको, और साथ में छोटे बच्चों के लिए बस एक ही एडवांटेज होती है कि उनकी क्योंकि डेवलपिंग इम्यूनिटी होती है तो उनका जी, रिकवरी जल्दी हो जाती है। बट क्योंकि स्कूल, प्ले स्कूल, इन सब चीज़ों में इंटरेक्शन बहुत होता है, बच्चे अपने लिए प्रिकॉशन नहीं ले पाते हैं, तो उनका भी खास ख्याल रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं और वो रेगुलर तौर पे कोई ट्रीटमेंट चल रहा है जिससे शरीर की इम्यूनिटी लो रहती है, उनको भी अपना खास ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई सिम्पटम्स ऐसे दिखाई देते हैं तो अर्ली ट्रीटमेंट उनके लिए सही रहता है। बिल्कुल, स्वाइन फ्लू से जुड़ी ये सारी जानकारियाँ डॉक्टर सपना यादव ने हमें बताई, जो कि ज़रूरी हैं। लक्षण के साथ-साथ मैम ने बचने के उपाय, कैसे आपको सिम्पटम्स दिखते ही आपको कार्रवाई करनी चाहिए तुरंत, उस बारे में डॉक्टर सपना ने हमें बताया। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो जो भी आपको तमाम खबरें हैं स्वाइन फ्लू से जुड़ी हुई, जैसे-जैसे इस पर अपडेट आएँगे, हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।